हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में आपने ऑर्बिटल्स जो है उनके बारे में पढ़ा था, मतलब कि सब शेल के बारे में पढ़ा था कि डीजनरेशन ऑर्बिटल्स क्या है, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, कैसे आप एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, मतलब कि आप इस ऑर्बिटल की और इस ऑर्बिटल मानो कि 1s की और 4s की बात करें तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो रूल आपने देखा था। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या है उसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लास्ट वीडियो की तरफ, इस चैप्टर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा हुआ है वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वन हमने देखा था कि इन एन ऑर्बिटल, जो हमको मालूम है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, प्लेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमको मालूम है, यहाँ पे मैंने आगे भी बताया हुआ है। दूसरी बात, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में बोला था। व्हाट इज डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स? सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, उसको डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बोल दूं तो सभी जो px है, ठीक है, यहाँ पे मैं np लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3, वेरेज n इज इक्वल टू 1 2 3 कोई भी आ सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके अंदर 3 थी, npx, ठीक है, इज इक्वल टू npy इज इक्वल टू npz। ये तीनों की जो तीनों है वो क्या होगी, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होगी। फिर यहाँ पे अगर मैं दूसरी की बात करूँ nd, तो nd में कौन से, ndxy, ndyz, ndxz, ndx² माइनस वाई स्क्वायर और ndz²। अभी यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, तो कोई भी आ सकता है क्योंकि ऑर्बिटल तो कोई भी होगी। वैसे ही आपको मालूम है कि nf होगी जिसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, वो भी क्या है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स ही हैं, मतलब कि उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अब यहाँ पे 1 2 भी लिख सकते हो, या 1 में तो नहीं होगा, यहाँ पे 1 निकाल देते हैं। ठीक है, 1 में p नहीं आती है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 3 4 5 6 स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 में d ऑर्बिटल नहीं आती है। और यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 5 6 से स्टार्ट होगा, क्योंकि f जो है वो 4 से स्टार्ट होता है, 3 में नहीं आती। क्यों? 3 में spd आएगी, ठीक है, ये f नहीं आएगी इसलिए। ओके, तो यहाँ पे इतना तो हमें डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या है वो पता हमने क्लियर आउट किया था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी फिल होगी, यहाँ पे भी फिल होगी, कहीं पे भी फिल होगी। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है। ठीक है, तो पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, 1s 2s 2p 2px 2py 2pz, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो और 2p लिख सकते हो। ठीक है, फिर 3s 3p, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हो तो आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग करा है तो 1s1 यहाँ पे ऊपर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे 1s2, फिर यहाँ पे 2s2। ठीक है, अब ये सारी नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है 2p। अब इसमें 2 रहेंगे, इसमें 2, इसमें 2, तो क्या होगा 6। ऐसे आप फिलिंग कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आगे आपको मैं बताऊँगा। दूसरा जो मेथड है वो है बॉक्स बनाना। ठीक है, बॉक्स बनाना। तो पहले 1s था तो हमने 1s बनाया, इसमें थोड़ा गैप रखा है क्योंकि ये बताता है कि 2s की एनर्जी 1s से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, फिर क्या होगा 2p, तो 2px
2p और 2pz तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हम इक्वल लिख सकते हैं। बॉक्स बनाओगे तो साथ में बनाना, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के बॉक्स जब बनाओगे तो साथ में बनाना, जिससे हमें पता चलेगा कि इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। इन दोनों में एनर्जी में डिफरेंस है, इवन इसमें 2p और 2s में भी डिफरेंस है, तो हमको गैप बनाना पड़ेगा। फिर वापस से 3s में क्या करना पड़ेगा, गैप। फिर वापस से क्या करना पड़ेगा, 3p में भी गैप, ठीक है। यहाँ पे 3px 3py 3pz, वापस से d क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, 5 ऑर्बिटल वाला, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ये 3D पूरी 3D है, 3dxy वाली, ये भी सेम एनर्जी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो जो मेथड है उससे आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करोगे वो मैं बताता हूं आगे, ठीक है। ये ऑर्बिटल, ये बॉक्सेस जो है वो ऑर्बिटल बताती है, ओके। आगे हमने आपको बताया था कि पहले क्या होती है, शेल होती है, शेल या फिर बोल दो ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल, ये सभी नाम जो है वो एक ही चीज़ के हैं, ठीक है। ये जो है वो मेन पार्ट है, ये इसके अंदर कौन सा पार्ट आता है, इसके अंदर आता है सब शेल्स, ठीक है। और उसके अंदर वापस से हमने देखा था क्या आता है, ऑर्बिटल्स या फिर बोल दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। ये श्रोडिंजर ने फाइंड किया था, सब शेल सोमरफेल्ड ने फाइंड किया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फाइंड की थी। और ये जो है ऑर्बिटल्स वो ये है, समझ में आया? ये सब शेल क्या है, ये 2p ये सब शेल है, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। और ये जो शेल है वो क्या बताता है, ये नंबर 2 जो है वो शेल है, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। 3p या मान लो 3px है, 3py है, ठीक है, और 3pz है, कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखोगे तो यहाँ पे 1 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ये तीनों जो ऑर्बिटल्स है वो लिखनी नहीं पड़ती, सीधे ही 3p लिखते हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो px जो है ये क्या बताता है, ये सब शेल बताता है, या सॉरी ऑर्बिटल बताता है। ये जो है वो क्या बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो तो ज़्यादातर एक ऑर्बिटल में 2 ही रहते हैं, या 1 होगा या 2 होगा या 0 होगा, ठीक है। और ये क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। समझ में आया? चलो अब प्रिंसिपल जो इसके जो 3 मेन जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के जो प्रिंसिपल बोल सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज बाउ प्रिंसिपल, बाउ प्रिंसिपल जो है वो क्या बताता है, इसमें यहाँ पे ये है। बाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है, इट इज़ अ जर्मन वर्ड, इट इज़ नॉट अ साइंटिस्ट नेम, वो कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है, बिल्डिंग अप। तो ये जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल in the ground state, GS मतलब कि ग्राउंड स्टेट, ठीक है, of an atom, the electron filling is in order of their increasing एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या है, ये मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। अगर मान लो कि आपके पास एक बड़ी सी होटल है, ठीक है,
बड़ी सी होटल है। ओके, इसमें पहला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, ये फोर्थ फ्लोर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फोर्थ फ्लोर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, थर्ड फ्लोर भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो, तो ये जो है वो फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर, सॉरी ये फर्स्ट फ्लोर, या हाँ फर्स्ट फ्लोर ही ले लो। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, गेस्ट आ गए। अब फर्स्ट फ्लोर पे जो है, फर्स्ट फ्लोर पे वो सिर्फ एक ही कमरा है, एक ही रूम है। यहाँ पे एंट्री है, एक ही कमरा है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे एक ही कमरा है और एक कमरे के अंदर 2 ही बेड है। क्या है? 2 ही बेड है। क्या है? 2 ही बेड है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि अगर रूम एक, तो रूम सॉरी यहाँ पे फ्लोर ले लेता हूँ। फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जिसके अंदर रूम एक ही हो, तो इसके अंदर बेड कितने होंगे? 2 बेड। कितने होंगे? 2 बेड। ठीक है, कितने होंगे? 2 बेड। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे सेकंड फ्लोर की बात करते हैं। सेकंड फ्लोर पे अगर हम आ गए, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे रूम जो है वो यहाँ पे एक रूम छोटा है और एक रूम बड़ा है। ठीक है, सेकंड फ्लोर पे एक रूम छोटा है और एक रूम बड़ा है। एक रूम में आपको मालूम है कि 2 बेड होते हैं। ठीक है, 2 बेड जो यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे मैं बेड को ऐसे एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स मतलब कि बेड, एक रूम है उसमें 2 बेड, और ये एक बड़ा रूम है। एक क्या है? बड़ा रूम है, जिसके अंदर 3 मतलब कि 3 छोटे छोटे रूम हैं। मतलब कि आप, मैं मान लो यहाँ पे कि ऐसे मैं बना रहा हूँ ऐसे, और एक एक रूम के अंदर 2-2 बेड हैं ऐसे। ठीक है, ओके। थर्ड फ्लोर पे जाओगे आप, तो पहले ये जो बेड था ना, पहले रूम जो था वैसा ही एक रूम है इसके अंदर 2 बेड है। ठीक है, और सेकंड फ्लोर पे जो बड़ा रूम था वैसे ही एक दूसरा रूम है। ठीक है, जहाँ पे भी क्या है कि 3 आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे रूम हैं। ठीक है, कैसे करूँ आपको समझाने के लिए? चलो ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 बेड, यहाँ पे 2 बेड और यहाँ पे 2 बेड। समझ में आ गया? और ये जो बड़ा रूम है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? 5 छोटे छोटे रूम हैं। 5 छोटे छोटे रूम हैं। 1 2 3, ये थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, और ये 2 5, तो सब में क्या है? वही एक रूम के अंदर 2 बेड। समझ में आ रहा है ना? अभी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं। सेकंड फ्लोर पे हमने क्या देखा? रूम कितने हैं? 1 और 2, 2 रूम हैं। एक के अंदर 2 बेड हैं और एक के अंदर 6 बेड हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 बेड। ठीक है, थर्ड फ्लोर के अंदर बात करते हैं। थर्ड फ्लोर के अंदर यहाँ पे रूम कितने हैं? 1 2 और 3, 3 रूम हैं। 3 रूम हैं। एक रूम के अंदर कितने हैं? 2 बेड, मतलब कि 2 बेड। ठीक है, इसके अंदर कितने हैं? 6 बेड, 8, और इसके अंदर कितने हैं? 10 18। इतना क्लियर हुआ? अब जब गेस्ट आएंगे, ठीक है, गेस्ट आएंगे तो सीधा आप क्या ऊपर रखोगे? पहले आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, वही आप क्या करोगे? फिलअप करोगे ना। ऊपर क्यों ले जाओगे? अगर मान लो कि ऊपर आपने रख दिया, या ये फोर्थ फ्लोर पर रख दिया, तो वहां से जाना फिर आना, सब सर्विस देना ऊपर,
तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो पहले अगर मान लो कि गेस्ट आ गए तो पहले इसको एक बेड, मतलब कि एक बेड पे एक पर्सन रहेगा, यहाँ पे मैं ब्लू से बता रहा हूँ, ये एक पर्सन रहा, दूसरा आया तो दूसरा पर्सन रह गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि जो पर्सन है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, या फिर गेस्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 बेड है तो 2 पर्सन रहेंगे। फिर वापस से जो गेस्ट आ गए तो यहाँ पे पहले रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटा वाला है तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बड़े को यूज करेंगे, जैसे छोटा टेबल, छोटे आदमी होंगे, छोटे छोटे आएंगे तो छोटे में ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 पर्सन 2 पर्सन, ठीक है। फिर वापस से क्या होगा, गेस्ट आएंगे तो पहले इनको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, ऐसे ऐसे भरते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने गेस्ट रह सकते हैं, 8 बेड है तो 8, और यहाँ पे 18 बेड है तो 18, यहाँ पे 18 रहेंगे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। समझ में आ गया? ओके। तो ये जो फ्लोर है वो क्या है, आप बोल सकते हो शेल है। शेल मतलब कि ऑर्बिट, ठीक है, या एनर्जी लेवल। ये रूम क्या है, ये सब शेल है। क्या है, सब शेल। SPD जो है ना, F, वो सब शेल है। और ये बेड क्या है, वो ऑर्बिटल्स है। क्या है, ऑर्बिटल्स। PX PY PZ DXY DYZ DXZ DZ² DX² -y²। और ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ गया? ओके। तो ये जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो तो कैसे कर सकते हैं, आगे मैंने बताया हुआ है कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, पहले लोअर एनर्जी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग लेवल पे जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे होगा, 1s मैंने यहाँ पे लिखा, 2s 2p ऐसे लिखा, देन 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4f, ठीक है, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। तो मैंने आगे जो बताया था, ठीक है, वैसे ही यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, ठीक है, फिर वापस से 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, ठीक है, फिर 3d में, देन 4p में, देन 5s में, देन 4d में, 5p में, 6s में, वापस से क्या जाएगा, 4f में, 5d में, 6p में, ऐसे ऐसे क्या होगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि कैसे लिखना है। ये क्या है, एनर्जी ऑर्बिटल्स, एनर्जी डायग्राम। इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी किसकी जो है वो ज़्यादा है। कैसे बात पता चला, n+n रूल बोल दो, या फिर बोहर एंड बरे रूल, n+l रूल, ठीक है। लेकिन डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के लिए ये थोड़ा चेंजेस हो सकता है। क्यों, आप, मैंने बोला कि अगर मानो कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है तो कैसे करोगे, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, देखो 1s 2s 2p, देन 3s, ठीक है, फिर वापस ये होगा 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, वापस से आएगा 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, ऐसे जाता जाएगा, ऐसे फिलअप होगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन एन ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये ऑर्डर होगा इन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आउबाउ प्रिंसिपल ने बोला, ठीक है, समझ में आया इतना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल होगी, वो फिलअप होगी, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलते दो जो प्रिंसिपल है वो साथ में पढ़ेंगे। चलो, अब आउबाउ प्रिंसिपल समझ गए कि 1s में जाएगा, 2s में जाएगा। चलो 1s में फिलअप कर दिया 2, ठीक है, फिर उसके बाद 2s में भी 2 फिल करिए, 2p में। अब 2p में कैसे फिल करोगे, 2p में 3 है, 2px 2py 2pz, ठीक है, इसके अंदर 2 रहेंगे, इसके अंदर 2 रहेंगे, इसके अंदर 2 रहेंगे, लेकिन ये तो सेम एनर्जी है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है, दीज आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो ये आउबाउ प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके अंदर कैसे फिल करोगे,
क्योंकि ये तो सेम एनर्जी है ना, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी, इवन डी ऑर्बिटल्स ऑल्सो। यहाँ पे जब आप 3dx y 3dy z, ये सभी क्या है 3dxz 3dx² - y², देन 3dz², दीज ऑल आर ऑफ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है ना। सो हाउ वी कैन अप्लाई आउफबाउ रूल इन दिस ऑर्बिटल्स, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आउफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कौन सा रूल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या रूल आया, इट इज कॉल्ड एज हर्न्स रूल, ठीक है। ये हर्न्स बाई जो थे वो अभी एक कोई है नहीं, ये तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये क्या है, साइंटिस्ट नेम है, जिसने ये प्रिंसिपल दिया है उसका नाम है, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन द degenerated ऑर्बिटल्स, degenerated मतलब कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स does not continue, यहाँ पे कैन नॉट ले लेते हैं, कांट कंटिन्यू until all degenerated orbitals full filling in the regenerated orbitals can't continue until all degenerated orbitals are half filled। ये बोला इसने। ये क्या बोलता है प्रिंसिपल कि अगर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है तो आउफबाउ प्रिंसिपल तो काम नहीं आएगा। तो कैसे काम आएगा, ये प्रिंसिपल बोलता है कि आप जब तक सभी डीजनरेट ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ना हो जाए, अब हाफ फिल्ड मतलब कि आधी, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर, तो आधा कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक 1 इलेक्ट्रॉन सभी में फिल ना हो जाए तब आप कंप्लीट फिल नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया इतना। ये थोड़ा ज्यादा मतलब कि बोल सकते हो कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक काम करो, जो एग्जाम ये जो है इसके बाद का जो रूल है वो भी देख लेते हैं हम, उसके बाद हम साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि वो और ये जो है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख लेते हैं पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली भाई जो है वो भी एक साइंटिस्ट ही हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि इन एन ऑर्बिटल, कोई एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेट, ये तो हमको मालूम है आगे, एंड they must have opposite spin quantum number। अब आपको मालूम है स्पिन क्वांटम नंबर इज s, it has only 2 values which is +1/2 and -1/2, ठीक है। तो ये यही बोलता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो मैंने आगे आपको पहले ही बोल दे रहा हूं वही ये पाउलिस बोलता है। या फिर इसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि इन एन ऑर्बिटल two electrons never have all 4 same quantum numbers।
मतलब कि क्वांटम नंबर्स मैंने बोला था पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये सभी चार जो है वो एड्रेस बताते हैं। तो एक एड्रेस पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई जो लास्ट वाला है उसकी वैल्यू 2 ही है, +1/2 -1/2, विच इज शो क्लॉकवाइज स्पिन एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अब ऐसे स्पिन होगी या ऐसे होगी, ऐसे या ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये 2 ही वैल्यू है, तो इनकी जो भी वैल्यू आ गई तो तीनों की वैल्यू एक जैसी हो सकती है। मान लो कि तीनों की x वैल्यू है, लेकिन ये जो है ये तो सिर्फ 2 ही हो सकती है, 2 ही हो सकती है ना। इनकी तो ये जो लिमिट है इसकी 2 ही वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसके चारों क्वांटम जो नंबर है वो सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट ही होने चाहिए। एक तो डिफरेंट होना ही चाहिए क्योंकि वो एड्रेस बताता है। क्या बताता है? एड्रेस। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरी जगह पे कोई दूसरा खड़ा नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, वो जो एरिया है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये एरिया पे कोई दूसरा नहीं रह सकता क्योंकि मैंने ये एरिया ऑक्यूपाई किया है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एड्रेस पे खड़ा हुआ है, तो वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन खड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? वही ये बोलता है एड्रेस में। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? मतलब कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विथ ऑपोजिट स्पिन। समझ में आया? क्लियर? तो ये नोट डाउन करो, तो फिर आगे मैं आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए समझाता हूं। ठीक है, ये सभी प्रिंसिपल का यूज हम अब करने वाले हैं। चलो, अब ये दोनों जो रूल है और ये अफबाउ वाला रूल, ये सभी एक साथ अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं सभी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, चलो अब मान लो कि मैंने अभी ऑर्बिटल में बना देता हूं। पहला बॉक्स होगा, ठीक है, पहला बॉक्स ये, फिर ये दूसरा बॉक्स, ठीक है, ये तीसरा बॉक्स क्योंकि उसमें 3 होंगे रीजनरेट ऑर्बिटल्स है, फिर पहला बॉक्स, फिर दूसरा बॉक्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दिस इज 1s, ये 2s, ये 2p, यहाँ पे 2p सब शेल है, ये 2px ऑर्बिटल, ये 2py, ये 2pz। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? s के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होती है, सब शेल, ये सब शेल ही है लेकिन उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, तो क्या लिखना, क्या उसका नाम नहीं दे सकते। ये 3s, ये 3p, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे वापस से लिख लेता हूँ 3px, 3py, 3pz। ओके, क्लियर? समझ में आया? आगे 4s तक जाना हो तो जा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। चलो, अब अगर मान लो कि मुझे 5 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अफबाउ प्रिंसिपल डालोगे, तो अफबाउ प्रिंसिपल डाला मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को 2 ही स्पिन होती है, तो एक होगी क्लॉकवाइज और एक होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ऐसे आप डिनोट करते हैं। अगर मान लो कि ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, और वाइस वर्सा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, और यू ऑल नो दैट एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पहले मैंने क्या किया? अफबाउ प्रिंसिपल यूज किया और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कि ये हाफ फिल्ड हो गई। ये देखो, अब हाफ फिल्ड हो गई ना, हाफ फिल्ड हो गई ना, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फुल फील्ड, और एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो हाफ फील्ड। तो अब हाफ फील्ड हो गई, तब जाके मैं हंस रूल अप्लाई करूंगा, मतलब कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं रख दूंगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ओके, चलो अब यहाँ पे तीसरा रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो किसने बोला? पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला था। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सभी क्वांटम नंबर आप फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो। ओके, क्लियर? ये 1s है, तो 1s के अंदर यहाँ पे चेंज कहाँ होगा? सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो उसमें चेंज होगा, बाकी सब चीज सेम आएगी। ठीक है, क्लियर? चलो अब यहाँ पे आओ। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे पास बाकी कितने हैं? 5 में से 3 बाकी। तो पहले यहाँ पे फॉल करो, क्योंकि इसकी एनर्जी से अब इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है,
तो ये क्या हो गए, हाफ फील्ड हो गई, देखो हाफ फील्ड हो गई, वापस से एक रख दो, अब फुल फील्ड हो गई, अब ज्यादा नहीं रह सकते, तो फिर आगे जाओ, अब ये 2p में जाएंगे, ठीक है, तो 2p जो है वो ज्यादा है, अब कितने हो गए 2/2 4, एक बाकी है, तो एक यहाँ पे रखो, अकेला है तो ऐसे लिख सकते हो गया, टोटल 5 हो गए, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, अगर आपको लिखना हो तो ऐसे दूसरी तरीके से 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, फिर यहाँ पे 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, फुल फील्ड, और यहाँ पे 2p1, मैंने बोला था ऐसे लिख दो 2px ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखोगे 2p लिखोगे तो भी चलेगा, और आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना है 2p1, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, z = 5 इलेक्ट्रॉन, z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया, चलो ये क्लियर हो गया। चलो अब 5 इलेक्ट्रॉन की जगह मैं ले लेता हूं 10 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ फिल अप दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल्स। अब पहले तो हमने कितने 5 किए ही हैं, अब यहां पे डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स आ गए, तो आउफबाउ प्रिंसिपल से ज्यादा हमको कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, हर्ट्ज रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो डीजनरेटेड मतलब कि सबकी एनर्जी सेम है, अगर मानो कि मैंने यहाँ पे जो बुक वाइज लिखे जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी लिख लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन की फिलअप है और मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख लूँ तो भी कोई नहीं चलेगा, यहाँ पे भी लिखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे तीनों में से कहीं पे भी मैं इलेक्ट्रॉन भेज सकता हूं क्योंकि सेम एनर्जी है, दिस ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी, ओके, तो कहीं पे भी मैं लिख सकता हूं, समझ में आ गया। तो मैं क्योंकि बुक के हिसाब से ज्यादा यहाँ पे भी लिखा रहता है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद अब 10 इलेक्ट्रॉन से तो 5 फिलअप हो गए, और हर्ट्ज रूल बोलता है कि पहले क्या करो, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के केसेस में पहले सब हाफ फिल्ड कर दो, ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड हो गए, ये तो खाली है तो यहाँ पे एक रखो, यहाँ पे एक रखो, ठीक है। अब आप देखो 2p जो है वो पूरी हाफ फिल्ड हो गई, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल के अंदर कितनी 3 रह गए जो हाफ फील्ड बताता है। अब उसके बाद क्या करो, अब कितने हो गए 4 और 3 7 10 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन रखो, ये हाफ फील्ड 8 9 और 10 हो गया, समझ में आ गया। टोटल देख लो 2 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6, ये फुल फील्ड बताता है, ये भी फुल फील्ड, क्योंकि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2p के अंदर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो ये क्या है फुल फील्ड है, क्या है फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। और 2p3 होता तो क्या होगा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं, क्योंकि आधा है ना 6 से आधा 3, समझ में आ गया, ओके। चलो एक और देख लेते हैं, अराउंड देख लेते हैं हम 20 बोल दो हम 20 इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, चलो 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन्स में यहां पे एक ऑर्बिटल वापस से बना देते हैं, एक 4s वाली, चलो। अब यहां पे क्या हो गया कि हमने ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बाद यहां पे आगे जाएंगे, क्योंकि इसकी ना ये पूरी फील्ड हो गई, तो आगे जाएंगे तो अभी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहां फील्ड हो गई, तो वापस से यहां पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे, अब फुल फील्ड हो गई, ठीक है। फिर यहां पे जाएंगे तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर यहां पे रखेंगे, फिर यहां पे रखेंगे, तो ये अभी हाफ फील्ड हो गई, वापस से क्या करेंगे वापस से रखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैं यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम नहीं रख सकते। 10 12 14 16 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहाँ पे तो 20 है, तो फिर वापस से यहाँ पे ये पूरी फील्ड हो गई, एक हाफ फील्ड हो गई, देन फुल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s², ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है 20 इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल देख लो 2 2 4 6 10 12 6 16 18 एंड 20, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आया, ओके, क्लियर हो गया। ये ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है,
ठीक है, समझ में आया? तो चलो अब जो बहुत सारे एलिमेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। और एक दो एक्सेप्शनल है जिसके अंदर स्टेबिलिटी पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, वो भी हम देख लेते हैं। चलो अब यहां पे एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए अराउंड टिल 30 एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो पहला है हाइड्रोजन, सो ये फर्स्ट जो है वो 1s होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 1s1। अब इसके नीचे ही मैं लिखते जाऊंगा, दोनों रिप्रेजेंटेशन करूंगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ये 1 और यहाँ पे 2, तो ये क्या होगा 1s2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2s की जरूरत नहीं है तो ये हम निकाल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन लिथियम इन विच यहाँ पे फर्स्ट हाफ फील्ड और सेकंड और ये थर्ड, तो क्या होगा 1s2 2s1, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या लिथियम की होगी। देन बेरिलियम क्या होगा 1 2 3 4 1s2 2s2, ठीक है। बोरॉन का क्या होगा, पहले रखा फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, क्या हो गया 1s2 2s2 2p1, क्या हो गया 2p1, ठीक है। ये p में वो एक ही रखा, ठीक है, इसलिए। चलो अब आगे कार्बन का क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, 1s2 2s2 2p2। अब आगे बढ़ता जाएगा 2 4 5 6 7, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3। देखो अब ये हाफ फील्ड हो गई ना, हाफ फील्ड है ना। चलो अब 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या होगा 8, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p, क्या हो गई 3 और 1 4 2p4, ठीक है। अब यहाँ पे आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई 1s2 2s2 2p, क्या हो गई 4 और 1 5 2p5, ठीक है। देन यहाँ पे 2 4 3 7 8 9 और 10 कितनी हुई 1s2 2s2 2p6। देखो फुल फील्ड है, ये क्या है फुल फील्ड। देखो यहाँ पे लास्ट वाली फुल फील्ड होती है ना, ये इसके आगे होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी है तो ये लास्ट वाली भी फुल फील्ड है। देखो फुल फील्ड यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये हाफ फील्ड। ये मैं अभी क्यों लिख रहा हूं वापस से आपको बताऊंगा, ये क्या है हाफ फील्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो ये भी क्या है फुल फील्ड, क्यों एस में 2 ही रहते हैं तो ये भी फुल फील्ड है। यहाँ पे देखो ये क्या है फुल फील्ड है ना। फिर ये देखो ये क्या है हाफ फील्ड है, क्यों, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर की इसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, बाहर की जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आउटर शेल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखो ये क्या है फुल फील्ड है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये फुल फील्ड है। एस में 1 इलेक्ट्रॉन रखा है तो हाफ फील्ड है। यहाँ पे देखो दोनों फुल फील्ड, इसको नहीं बोल सकते, इसको भी बोल सकते हैं, हाँ हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो इसका तो कोई चांस है, ये नहीं, आउटर शेल में देखना है, आउटर की जो ऑर्बिटल है वहां पे फुल फील्ड और हाफ फील्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे हाफ फील्ड, फिर सीधा यहाँ पे फुल फील्ड, ठीक है, समझ में आया। फिर या वापस से यहाँ पे आओ 2 4 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 3s1, ठीक है। तो ये भी क्या गए हाफ फील्ड है, देख रहे हो आप, एस में है ना, तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 1 है तो हाफ फील्ड। यहाँ पे क्या होगा 2 4 10 और 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये क्या हो गई फुल फील्ड हो गई। देखो लास्ट ये फुल फील्ड है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ इतना, ओके। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, अब मैं है ना, देखो यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ तक जो है वो 12 है,
ठीक है, यहाँ तक क्या है 12 है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि आप कैसे लिख सकते हो, इसको यूज करके नियॉन को यूज करके लिख सकते हो, क्योंकि नियॉन पे यहाँ पे क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम पे यहाँ पे क्या लिखोगे, सब अब ज्यादा लमसम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप नियॉन लिख लो। यहाँ पे क्या लिख लो आप, नियॉन। नियॉन यहाँ तक है 2p6 तक है ना, उसके बाद क्या होगा, ये आएगी। ठीक है, अब मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा 3s² नियॉन के 10 और ये 12, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 3p आना चाहिए 1। ठीक है, देख लेता हूं मैं, प्रॉब्लम ना हो जाए वापस से। चलो 3p, ओके 3p1। इसके बाद ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नियॉन तो ऐसे ही रहेगा, 3s2 10 12 और ये 2 14। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम नियॉन, ये क्या बताता है 10 इलेक्ट्रॉन, ये बताता है 10 इलेक्ट्रॉन। आप इन सभी की जगह ये नियॉन लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना, बुक्स में लिखा होगा। फिर ये 3s2 यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा, 10 12 और 3 15। ठीक है, ये 15 है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। ये क्या है, सल्फर है, तो नियॉन 3s2 3p4। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन, तो यहां पे भी क्या होगा, नियॉन 3s2 3p5। देख लो, इसके 10 इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहां पे बताए थे, और 2 12 और 5 17। ठीक है, फिर वापस से यहां पे आर्गोन पे क्या होगा, नियॉन के 10, फिर 12 और 6 18, 3p6। अब 3p जो है वो पूरी भर गई, क्या हो गई, पूरी भर गई। तो यहां पे क्या होगा, अब देखो, अब नियॉन लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम इसको ले सकते हैं आर्गोन को। ठीक है, आर्गोन का कितना इलेक्ट्रॉन है 18, तो यहां पे हम ले लो आर्गोन को। आर्गोन को लिख लेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसा समझना। आर्गोन के बाद क्या है, एक 19 है, तो इसके बाद क्या आएगा 4s, तो 4s1। 3p के बाद क्या आती है, 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, क्यों, क्योंकि 4s और 3d इन दोनों में से n+l रूल की बात करें तो इसका जो है वो एनर्जी लेवल इससे क्या है, ज्यादा है, वो मैंने आपको आगे ही बताया हुआ है। 4 और s का SPDF 0 1 2 3 L की वैल्यू है, तो 4 + 0 क्या हो जाएगा 4s के लिए, और 3d के लिए क्या हो जाएगा 3 + d की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है एनर्जी, तो 4s में पहले जाएगा, देन 3d में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, आर्गोन 4s2, ये 18 और 2 20। ठीक है, फिर यहाँ पे आर्गोन लिख लो, तो शॉर्ट अगर यही मैं लिखता जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी आर्गोन का क्या होगा 4s2, लेकिन यहाँ पे तो 3d1, 4s के बाद किस में जाएगा 3d में जाएगा। ठीक है, देन इसमें क्या होगा आर्गोन 4s2 3d2। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। ये 18 2 20 और 2 22। फिर आर्गोन जो 18 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन करता है, देन 4s2 20, देन ये 3, क्योंकि डी में तो 5 ऑर्बिटल है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर अब यहाँ पे एक चीज जो है वो बहुत ही, ये एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसकी जो ये रहती है वो क्या रहती है 4s2 3d4 रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पे क्या रहता है 5 रहता है, इसमें 2 होना चाहिए लेकिन 1 रहता है, और यहाँ पे 4 होना चाहिए तो 5 रहता है, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है। अब क्यों, मैं बताता हूं आपको, इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी एक्सेप्शनल है क्रोमियम की, और एक दूसरे की आएगी कॉपर की उसकी। अब इसमें क्या होगा, सेम होगा इसमें सभी में 4s2, और ये क्या होगा 18 2 20, तो क्या हो जाएगा 3d5। ठीक है, अब यहां पे आओ, आर्गोन 4s2 3d6। ठीक है,
क्योंकि d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सॉरी 5 ऑर्बिटल होती है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक के अंदर 2, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, हाफ फील्ड है। 3D लास्ट है ना, तो ये क्या है, हाफ फील्ड है। ये क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। ये लास्ट में 5 है और 5 ऑर्बिटल है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फील्ड। फुल फील्ड आएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, काम कर लो बहुत ही, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्गॉन 18, फिर 20, फिर 20 और 7 27, 3D 7, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, आर्गॉन 18, 20 और 8 28, 3D 8, क्योंकि 10 रह सकते हैं ना इसमें। अब इसमें क्या होगा, सेम जो मैंने बताया, आर्गॉन 4s2, 3D 9 होना चाहिए ना, लेकिन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला जाता है और 10 बना देता है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे आर्गॉन 4s2, 3D 10, ठीक है। अब ये जो 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, ये जो है वो क्यों ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैं बताता हूँ आपको। इतना नोट डाउन करो तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये वीडियो जो है वो 2 या 3 बार देखना तो ज़्यादा आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको थर्ड जो आपका चैप्टर है वो उसमें बहुत ही काम आएगी, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो। चलो अब हम यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देखते हैं कि क्यों इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्सेप्शनल है। तो पहले हमने देखी थी क्रोमियम की, 24 क्रोमियम, ठीक है, और दूसरी थी किसकी, कॉपर की, 29, ठीक है। तो इनको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कोई भी एलिमेंट हो तो वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्टेबल, ठीक है। क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है उस पर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि आप मानो कि कहीं पे बैठे हो और आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, आप ऐसे उठोगे बैठोगे ऐसा होता जाएगा। लेकिन अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होगी, आप अच्छी तरीके से ज़्यादा जगह लेके बैठे हो तो आप स्टेबल रहोगे। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, सिमेट्रिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। सिमेट्रिकल स्टेबिलिटी क्या बोलते हैं, अगर s ऑर्बिटल हो, इसमें 2 स्टेबिलिटी होती है, एक हाफ फील्ड की और एक फुल फील्ड की, एक हाफ फील्ड की और एक फुल फील्ड की, सभी और इसमें होती है। मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, हाफ फील्ड और फुल फील्ड मैंने आगे आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑर्बिटल बता देता हूँ, ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल की हाफ फील्ड कितनी होगी, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 फुल फील्ड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक हाफ फील्ड होगा, ठीक है। p में 3 ऑर्बिटल होती हैं, तो हाफ फील्ड कितना होगा, 3, और फुल फील्ड 6, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। d के अंदर हाफ फील्ड 5 और ये 10, और f के अंदर 7 और ये 14, ठीक है। तो ये खास याद रखना कि अगर f के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा। 14 रहेंगे तो भी ज्यादा स्टेबल होगा। d के अंदर 5 होंगे या 10 होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। p के अंदर 3 या 6 होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। और एक और चीज, इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो ऐसे रहता है स्टेबिलिटी के मामले में, मतलब कि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं मैं तो S से P ज्यादा स्टेबल, उससे D और उससे F, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। समझ में आ गया, मतलब कि ये जो ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल होती है S से S, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझाता हूं। चलो क्रोमियम है तो पहले क्या करो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डालो, बॉक्स यहां पे बना देता हूं मैं, 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, फिर ये 4s, ठीक है, फिर ये 3d,
3 और ये, चलो यहाँ पे 1s लिख लेता हूं मैं, ये 2s, ये 2px 2py, ये निकाल दो, अभी मैं 2p लिखता हूँ, 3s 3p, फिर 4s और ये 3d। ठीक है, समझ में आया। क्रोमियम के केस की बात करते हैं, तो क्रोमियम के केस में 24 इलेक्ट्रॉन जो है हमको फिल्ड करने हैं। तो पहले प्रिंसिपल यूज करो तीनों, पहले हाफ फील्ड, फिर फुल फील्ड, हाफ फील्ड, फिर फुल फील्ड, फिर हाफ फील्ड करो, ये सभी हाफ फील्ड, देन फुल फील्ड, फुल फील्ड हो गए, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। ठीक है, यहां पे क्या होगा, फुल फील्ड कितने हो गए, यहां तक कितने हो गए, 20 हो गए, तो ये 21, 22, 23 और 24 मतलब 24। अब लेकिन मैंने आपको बोला कि यहां पे देखो आप 3d5 और 4s1 है, मतलब कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ रहा है। क्यों? अब मैंने आपको बोला था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, s से ज्यादा स्टेबल कौन है, d है, s से ज्यादा स्टेबल कौन है, d है, और ज्यादा स्टेबिलिटी देगा अगर d स्टेबल हो जाती है तो। ठीक है, अब यहां पे d को स्टेबल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पे देयर आर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन नीड, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद के यहां पे आ जाएगा और यहां पे प्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 3d ज्यादा स्टेबल है जब हाफ फील्ड होती है इससे, फुल फील्ड से, क्योंकि ये फुल फील्ड तो है s 2 इलेक्ट्रॉन लेके, लेकिन यहां पे अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पे आ जाएगा तो ये जो है d वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, यहां पे 5 हो जाएंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन कूद के जंप करके यहां पे आ जाता है तो ये 3d5 बना देता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। समझ में आया, क्लियर हुआ। वैसे ही जैसे हमने क्रोमियम में देखा, यहां पे भी यही केस होता है। ठीक है, कैसा होता है वो भी मैं वापस से बता देता हूं। जैसे ही हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है, इस केस में हाफ फील्ड था तो इस केस में फुल फील्ड होगा। ठीक है, चलो पहले ये क्या है, 1s 2s, यहां पे क्या हो गया, सॉरी, 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, तो 29 इलेक्ट्रॉन है तो सभी में भर दो। अभी मैं सीधा भरते ही जा रहा हूं क्योंकि यहां तक तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो गया, यहां से लेके यहां तक 20, ये 10 और ये 10। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब यहां पे देखो, ये तो स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन है फुल फील्ड, लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कूद के यहां पे आ जाएगा और ये निकल जाएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि s से ज्यादा स्टेबल है d, अगर ज्यादा स्टेबल होगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी देगी किसको, कॉपर को। जैसे d हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबल है s से, जो मैंने यहां पे बताया हुआ है कि अगर इसकी स्टेबिलिटी मिल रही है तो इसको क्या करेगा, तोड़ के ये स्टेबिलिटी ले लेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। यहां पे 3d5 था, हाफ फील्ड वो भी स्टेबिलिटी, ये फुल फील्ड है वो भी स्टेबिलिटी। ठीक है, इसी वजह से एक्सपेरिमेंटली इन दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें s का ऑर्बिटल d में जंप करके चला जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी एक्सेप्शनल हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको आगे अगर ये नहीं पता चलेगा तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें नोट करनी है। ठीक है, स्टेबिलिटी वाली चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी के एलिमेंट के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। और यहां पे आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो भी है वो हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में।